दोस्तों नमस्कार। इससे पहले की जो वीडियो हमने बनाई थी, उसमें हमने मूल अधिकारों का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने दिया था और हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 का ज़िक्र किया था। लेकिन वहाँ पे मैंने आर्टिकल 13 को संक्षेप में समझाया था। तो मुझे ऐसा लगा कि आर्टिकल 13 को हमें संक्षेप में ना समझ करके इसकी जो बारीकी हैं, उनको हमें जान लेना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप आर्टिकल 13 को बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। आगे की जो हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, आगे जब जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, वो इसका आधार रहेगा। बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में इस आर्टिकल 13 के ऊपर आधारित हैं, तो उन सभी का हम जिक्र करेंगे जितना संभव हो पाएगा। तो आप सबसे पहले समय बिना गंवाए हम लोग पढ़ना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 13 में मेन बात लिखी हुई है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा या फिर आपको शब्द मिल सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि अगर किसी कानून में कोई समस्या है, अगर ऐसे कोई कानून बनाया है संसद ने और जिससे कि वो हमारे मूल अधिकारों के ऊपर चोट पहुंचा रहा है, मूल अधिकारों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें कि मूल अधिकारों को अल्पीकरण कर रहा है, मूल अधिकारों को कम करने का प्रयास कर रहा है, तो हम न्यायालय के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट उस चीज को रद्द कर सकता है। ठीक है, उसकी समीक्षा कर सकता है, उसको चेक कर सकता है। अगर उसको लगता है कोर्ट को कि ये गलत है तो उसको वो रद्द कर सकता है। ये बात हुई न्यायिक समीक्षा की। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या कहता है। क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि संसद ने अगर कोई विधि बनाई है, ठीक है, चाहे वो संविधान बनने से पहले संसद ने कोई विधि बनाई हो या संविधान बनने के बाद में संसद ने कोई विधि बनाई हो, और वो विधि कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकारों के ऊपर प्रहार कर रही है या मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने का प्रयास कर रही है, उनको कम करने का प्रयास कर रही है, मिनिमाइज कर रही है उनको, तो उनको जो न्यायालय जो है उनको अवैध घोषित कर सकता है, उनको अमान्य घोषित कर सकता है, उस विधि को उसको रद्द कर सकता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 समझ में आया। दूसरी बात, 13(2) में क्या बात है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये विषय है। 13(2) में क्या लिखा हुआ है, राज्य अर्थात संघ जो है, जो भी राज्य शब्द की परिभाषा आपने आर्टिकल 12 में पढ़ी है, राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों के ऊपर मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो या हमारे मूल अधिकारों पे छेड़छाड़ करती हो। ये विधि शब्द है। अब इस आर्टिकल का बहुत ज्यादा जिक्र आएगा, खासकर इस विधि का, कि विधि क्या है, विधि क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद 13(3) में जो कै भाग है उसमें लिखा हुआ विधि शब्द की परिभाषा की विधि के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी प्रभावी हैं, जो नियम है, कोई विनियम बना हुआ है, कोई अध्यादेश जारी किया हुआ है, कोई गवर्नमेंट ने आदेश दिया हुआ है, कोई अधिसूचना जारी, वो सब किसकी परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, विधि शब्द परिभाषा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या संविधान संशोधन इसके अंतर्गत आएगा? क्या जब संविधान में जो हम संशोधन करते हैं, बदलाव करते हैं, वो इस विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आएगा या नहीं आएगा? इसके ऊपर बड़ी ये चर्चा का विषय रहेगा, बड़ी बहस का मुद्दा रहेगा। ठीक है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखो, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हम जाते हैं सबसे पहले 1951 में। 1951 का एक मामला आता है। 1951 का मामला है शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद ये बिहार के एक बहुत बड़े जमींदार थे और सरकार ने क्या काम किया था कि जमींदारों की जमीन जो जब्त कर ली थी, क्योंकि इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, इसलिए ये कोर्ट के पास गए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस समय हमारा मूल अधिकार था आर्टिकल 31 के तहत। तो ये कोर्ट के पास गए, इन्होंने कोर्ट से कहा भाई संपत्ति का अधिकार तो मेरा मूल अधिकार है, आप इसको क्यों छीन रहे हो, आप इसको क्यों ले रहे हो? तो इसी वाले केस में क्या बात निकल करके सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है, जो संविधान संशोधन किया गया है, कि जो संविधान में संशोधन कब होता है, आर्टिकल 368 के तहत। जो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया गया है, वो संविधान संशोधन इस विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्थात संविधान में संशोधन एक अलग चीज है और जो विधि के अंतर्गत जो है, जो कानून है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, बात समझ में आई कि संविधान में संशोधन करके कोई विधि बनाई, कोई नियम बनाया, कोई कानून बनाया, कैसे बनाया? आर्टिकल 368 का प्रयोग करके, अर्थात संविधान में संशोधन करके। ये सामान्य विधि राज्य बना रहा है, कोई भी संसद बना रही है। तो ये जो विधि बनी है संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन के द्वारा जो विधि बनी है, ठीक है, संशोधन की जो विधि बनी है, वो संशोधन द्वारा जो कानून बना है, वो कानून ये वाली विधि नहीं है।
क्योंकि इसके अंतर्गत अगर वो विधि आएगी तो उसको कौन चैलेंज करेगा, उसकी न्यायिक समीक्षा होगी, कोर्ट उसको चेक करेगा। ठीक है, तो उनमें इसमें क्या कहा गया कि भाई ये अलग चीज है। इसका मतलब इस आर्टिकल 13(2) का और इस आर्टिकल 368 का कोई संबंध नहीं, वो अलग है, ये अलग है। अगर ये 368 वाली जो विधि है, अगर ये विधि इस विधि के अंतर्गत आती तो इसका भी न्यायिक पुनरावलोकन होता, कोर्ट इसको चेक करता और कोर्ट को ऐसा लगता कि ये चीज गलत है, उसको रद्द कर सकता था। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ये कहा इस शंकरी प्रसाद वाले मामले में 1951 में कि ये 368 के द्वारा बनाया गया कानून 13(2) वाले कानून से अलग है। इसका मतलब इस वाली विधि की परिभाषा में ये नहीं आएगा। तो क्या इसका न्यायिक पुनरावलोकन होगा? इसका नहीं होगा, क्योंकि इसको इस विधि को जो कि 368 जो संविधान में संशोधन करके जो बनाई है वो विधि इस वाली विधि के अंतर्गत नहीं है। मतलब कि आर्टिकल 13(2) में जो विधि है और आर्टिकल 368 से जो विधि बनी वो दोनों अलग है। अगर इसकी विधि होती तो उसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, कोर्ट में केस कर सकते थे, लेकिन इसको इस वाले मामले में क्या किया गया, इसको अलग किया गया। तो इसको क्या कहा गया, इनकी जमीन जो है गवर्नमेंट ने ले ली। ठीक है, ये हुआ 1951 का मामला। उसके बाद अगला मामला आता है, क्या होता है उसके बाद सेम कंडीशन एक आती है 1968 में। 1968 में एक कंडीशन बनती है, सेम वही मामला आता है। यहाँ एक गोलकनाथ नाम की किसान थे पंजाब की, ठीक है, गोलकनाथ, इन्होंने ये वाद का मतलब होता है जो कोर्ट में जो केस चलते हैं वो। इस वाले मामले में क्या हुआ, इस वाले मामले में वापस इनकी जमीन, पंजाब राज्य के रहने वाले थे, बड़े जमींदार थे, काफी जमीन थी। गवर्नमेंट ने ये कहा भाई आप थोड़ी बहुत 4-5 बीघा जो जमीन रखनी है वो रख लो, बाकी सारी जमीन हम हड़पेंगे, हम लेंगे। ठीक है, किसने कहा ये बात? गवर्नमेंट ने कही। क्यों कही? क्योंकि गवर्नमेंट उस समय जमींदारी उन्मूलन प्रथा सिस्टम लागू कर रही थी, वो जमींदारी खत्म कर रही थी। ठीक है, वो चाह रही थी गवर्नमेंट की राज्य का कल्याण हो, सभी लोगों को बराबर जमीन मिले, क्योंकि जमींदारों के पास जमीन बहुत सारी होती थी तो वो जमीन जमींदारों से छीनी जा रही थी। तो ये भी एक जमींदार थे, 1968 की बात है। इनसे जब जमीन छीनी गई तो ये भी कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में, इन्होंने भी क्या कहा कि भाई ये तो मूल अधिकार है, ये मेरा मूल अधिकार है, इसकी संपत्ति का अधिकार है, आप इसको क्यों छीन रहे हो? तो इस वाले मामले में ये कहाँ चले गए, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा, जब उसको ढंग से देखा कि ये जो संपत्ति का अधिकार है, जो आर्टिकल आर्टिकल 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार दिया हुआ है वो आता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ये जो आर्टिकल 368 में जो विधि आपने बनाई है इस संपत्ति के अधिकार को खत्म करने के लिए, भाई इनसे संपत्ति का अधिकार छीन, तो जो संपत्ति ही इनकी छीन ली, संपत्ति का अधिकार भी छीन लिया, तो वो विधि कैसे बनाई, 368 के प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन द्वारा। तो जो ये विधि है, ये विधि इस विधि के अंडर में ही है। और जब ये विधि इस विधि के अंडर में है, इसका मतलब जो आर्टिकल 13 में जो विधि लिखी हुई है और वो ही विधि ये है 368 के तहत द्वारा जो सरकार ने संविधान में बदलाव करके जो सरकार ने बनाई। तो क्या कहा, इस विधि के अंतर्गत ये कहा गया, इसमें लिखा हुआ राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे कि मूल अधिकारों का हनन हो। तो इसमें 368 वाली विधि को यही विधि मान लिया गया, इसी विधि के अंतर्गत मान लिया गया। तो क्या कहा, इसका मतलब इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, क्योंकि इसको 13(2) के अंदर माना है। इसमें लिखा हुआ राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। ठीक है, अगर बनाता भी है तो क्या करेगा, कोर्ट इसकी उसको चेक करेगा, कोर्ट उसको, और अगर उसको लगता है कोर्ट को कि ये चीज गलत है तो उसको गलत ही ठहराएगा। ये बात समझ में? तो शंकरी प्रसाद वाले जो मामला था 1951 उसमें क्या माना गया कि आर्टिकल 368 और 13(2) अलग अलग है। ठीक है, लेकिन 1968 वाले मामले में क्या माना गया कि आर्टिकल 368 में जो हमने संविधान में संशोधन करके जो कानून बनाया है वो कानून यही वाली विधि के अंतर्गत आता है। और जब इस विधि के अंतर्गत आता है तो ऐसी विधि तो कोई बनेगी ही नहीं जिससे कि मूल अधिकारों का हनन हो। अगर बनती भी है तो उसको कोर्ट में अगर चैलेंज करते हैं तो उसमें कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर है, 13(2) के अंदर लिखा हुआ है। ये बात क्लियर हुई। आगे क्या होता है, समय और बीता, समय बीतने के साथ में क्या हुआ, धीरे धीरे ये बात ये इंदिरा गांधी के पास पहुंची कि भाई जो संविधान में हम बदलाव कर रहे हैं, संविधान में बदलाव, आर्टिकल 368 हमारे पास हथियार है एक किस्म का, और इस हथियार को भी आपने इसके अंदर डाल दिया। इसका मतलब संसद अब अधिकार नहीं कर सकती, क्योंकि 368 के तहत जो विधि बन रही है संविधान में बदलाव करके, संविधान में संशोधन करके जो नया कानून बनाया जाए उसको कौन बना रहा है, संसद बना रहा है।
तो संसद की ये पावर थी 368 का प्रयोग करते हुए कोई नया कानून बनाना, लेकिन इस कानून को हमने उठा करके यहाँ डाल दिया। अब यहाँ डाल के यहाँ कौन है, यहाँ कोर्ट ऊपर बैठा हुआ है। कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आप 368 में बदलाव करके कोई ऐसा कानून बना रहे हो जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो मैं उसको रद्द कर दूंगा। कौन कह रहा है, कोर्ट कह रहा है। तो इंदिरा गांधी के पास ये बात पहुंची। इंदिरा गांधी ने सोचा अब क्या किया जाए। इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया, ठीक है। इंदिरा गांधी को जब पता लगी कि इस 368 वाला जो हमारा हथियार था उसको भी इन्होंने जब्त कर लिया, तो इंदिरा गांधी ने क्या काम किया, इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करवाया, जो कि 24वां संविधान संशोधन था, 24वां संविधान संशोधन 1971 में। इसमें क्या बात लिखी हुई है, 24वें संविधान संशोधन में क्या कहा इंदिरा गांधी ने, इसमें उन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 13 4 जोड़ा, 13 के अंदर क्लॉज 4 जोड़ा, ठीक है। इस 4 में क्या बात कही, इस 4 के अंदर देखो, पढ़ के देखो कि इस आर्टिकल अर्थात जो 13 आर्टिकल की जो बात हो रही है, इस आर्टिकल की कोई बात आर्टिकल 368 के तहत किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। इसका मतलब आर्टिकल जो 13 है और आर्टिकल 368 है वो अलग अलग हैं। 368 को हम इसके अंदर नहीं डाल सकते, इसमें लिखा हुआ है ये बात, इसमें लिखी है ये बात, ठीक है। इसके अंतर्गत हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये 13 4, अब 13 3 को भी समझ लीजिए। 13 3 में क्या लिखा हुआ है, 13 3 के दो पार्ट हैं, एक कै एक खे। क्या में लिखा हुआ है, विधि शब्द की परिभाषा, ठीक है। कोई भी नियम विनियम अध्यादेश जो भी बनाया हुआ है सब कुछ इसी के अंदर में आएगा। एक प्रवर्त विधि का भी उल्लेख किया है। प्रवर्त विधि में लिखा हुआ है कि संविधान बनने से पहले कोई कानून जिसे निरस्त ना किया गया हो, कि हमारा संविधान बना है 26 जनवरी 1950 को, अगर उससे पहले ही कोई कानून ऐसा बना हुआ है उसको वो आज भी चलता हुआ आ रहा है, उसको हमने खत्म नहीं किया, और आज किसी दिन आकर के उसने हमारे मूल अधिकारों के ऊपर हावी हो गया हो, उसने मूल अधिकारों के ऊपर क्या कर दिया, हल्ला बोल कर दिया, उसने अटैक कर दिया, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको मूल अधिकारों से जो अगर वो असंगत है तो उसको भी क्या किया जा सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे, और न्यायिक समीक्षा में कोर्ट उसको चेक करेगा। अब कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो संविधान बनने से पहले का जो ये कानून है, ये कानून हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघन करता है, तो कोर्ट क्या काम करेगा, कोर्ट उसको भी रद्द कर सकता है, इसको रद्द कर देगा। कौन रद्द कर देगा, कोर्ट रद्द कर देगा, ठीक है। ये कहानी समझ में आई। 368 आर्टिकल 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में हमने 13 4 जोड़ा। 13 4 में क्या बात लिखी है, 13 4 में ये कहा हुआ है कि भैया तुम जो कानून बना रहे हो, जो कानून 368 का प्रयोग करके बना रहे हो संविधान में संशोधन करके, वो एक अलग चीज है, जबकि जो आर्टिकल 13 2 में विधि लिखी हुई है वो एक अलग चीज है। दोनों को मिक्स मत करो, अलग अलग रखो। मिक्स क्यों नहीं करें, अगर आप 368 वाले आर्टिकल 368 वाले कानून को 13 की कैटेगरी में डाल दोगे तो ऊपर कौन बैठा है, कोर्ट बैठा हुआ है, कोर्ट उसको चेक करेगा, और कोर्ट ने उसको गलत ठहरा दिया तो आपका कानून प्रभावी नहीं हो पाएगा, कानून बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। और कानून नहीं बन पाएगा तो फिर आप संपत्ति का अधिग्रहण कैसे करोगे। गवर्नमेंट को तो प्रॉपर्टी लेनी थी, चाहे वो शंकरी प्रसाद का केस हो, चाहे वो गोलकनाथ का केस हो, चाहे वो केशवानंद भारती का केस हो। बात समझ में, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी चाहती है उस समय, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कब मिलेगी, जब उसके पास कोई नियम होगा। नियम कैसे बनाए, 13 2 के तहत तो बना नहीं सकती। क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि हमारा मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसके तहत बन नहीं सकता। अब क्या करें, तो उसके पास दूसरा हथियार था, कौन सा, 368 का। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में गोलकनाथ वाले में क्या कह दिया, गोलकनाथ वाले मामले में ये कह दिया कि 368 वाला जो कानून बना है वो कानून भी इसी की श्रेणी का है। समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया, 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में, और 24वें संविधान संशोधन में उसने क्या काम किया, आर्टिकल 13 में एक नई बात जोड़ दी। क्या बात जोड़ दी, आर्टिकल 13 में ये नई बात जोड़ दी कि जो आर्टिकल 368 के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है वो कानून अलग है बिल्कुल, और जो 13 2 में जो कानून लिखा हुआ है वो अलग है। इसका मतलब इसको आप इस 13 2 वाली श्रेणी में नहीं डाल सकते। बात को ध्यान से सुनना, बहुत क्लियर हो जाएगी आराम से। इसको जो 368 में जो कानून बना है उसको आप इस वाली श्रेणी में नहीं डाल सकते, 13 2 वाली में, ठीक है। एक काम और किया इसमें, जब संविधान संशोधन विधेयक आता है तो बिल हम संविधान संशोधन के बिल भेजते हैं। ये संविधान संशोधन का जो बिल आता है, संविधान संशोधन का जो बिल आता है राष्ट्रपति के पास, तो पहले राष्ट्रपति की मर्जी होती थी कि वो इस पे साइन कर भी दे, इस पे साइन ना भी करे। तो इस
बिल के ऊपर जो 24वां संविधान जो संशोधन हुआ उसमें दो चीजें हुई। एक तो क्या हुआ, हमने 13 में 4 नंबर का क्लॉज जोड़ दिया। एक बात ये कहती है कि इस पे राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति संविधान संशोधन वाले बिल को लौटा नहीं सकता, उस पर साइन करने पड़ेंगे। मतलब कि यहाँ संविधान संशोधन वाले बिल को अलग रखा है, किससे, इस वाली विधि से अलग कर दिया, और वहां इसको पास करवाने के लिए भी रास्ता खोल दिया कि राष्ट्रपति को इसके ऊपर साइन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के पास और कोई चारा नहीं बचेगा। दो बात क्लियर हुई। मैं इन चीजों को थोड़ा मिटा रहा हूँ, समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी। आगे क्या होता है, ठीक है, आगे क्या हुआ, एक और केस आता है, और उस केस बड़ा ही महत्वपूर्ण केस आता है 1971 के बाद 1973 में, और इस केस का नाम है केशवानंद भारती। ये केरल राज्य से थे, और ये मठ था इनका, एक पुजारी थे, ठीक है। तो इनका मठ था, बड़ा ही लंबा चौड़ा मंदिर था, उसकी मठ की जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये इन्होंने हाई कोर्ट में केस किया, केस चलते चलते चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को, ये बहुत बड़ा केस है, इस केस को सॉल्व करने के लिए 13 जज बैठे थे, 13 जजों की बेंच बैठी थी इस केस को सॉल्व करने के लिए। आप कहेंगे कि आप ये केस हमें यहाँ क्यों बता रहे हो, इस केस का संबंध यहाँ है। इस केस का संबंध आर्टिकल 13(2) में जो विधि शब्द की परिभाषा की है, और आर्टिकल 368 में जो विधि बनेगी, ठीक है। आर्टिकल 13(2) में मैं कहता हूं कि आर्टिकल 13(2) में जो विधि बनेगी उसके कोर्ट दखलंदाजी देगा, कोर्ट चेक करेगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ये कानून गलत है तो उसको गलत ठहरा सकता है। जबकि 368 में कैसे कानून बनता है, कैसे नियम बनता है, संविधान संशोधन करके। संविधान में क्या करते हैं हम लोग, संशोधन, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है, तब जाकर के बनती है। वास्तव भाई संविधान में संशोधन करके इसमें बनता है। तो इस केस में क्या कहा, इन दोनों में क्या है, आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 368, इसमें क्या कहा, केशवानंद भारती वाले केस में संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो 24वां संविधान संशोधन है वो ठीक है। 24वां संविधान संशोधन क्या है, ठीक है। तो 24वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि 24वें संविधान संशोधन में ये कहा कि आर्टिकल 368 अर्थात संविधान में संशोधन करके हमने जो नियम बनाया है वो अलग है, और आर्टिकल 13(2) में जो नियम शब्द लिखा हुआ है, विधि शब्द, वो अलग है। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। और जब 368 वाला मामला अर्थात इसके द्वारा जो नियम बनेगा वो अलग है, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, अर्थात उस मामले में कोर्ट दखलंदाजी नहीं देगा। तो ये नियम कौन बना रहा है, संसद। ये नियम कौन बना रहा है, संसद बना रही है। और इसमें क्या, इसको कोर्ट में न्यायिक समीक्षा होगी। इसकी न्यायिक समीक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ JR। तो इसका JR क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो अगर 13(2) के अंदर, अगर इस वाले नियम को हम इसकी परिभाषा के अंतर्गत मानते, 13(2) के अंतर्गत मानते, तो इसका भी JR होता, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन होता। कोर्ट इसको चेक करता, ठीक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गलत होता तो उसको गलत ठहराता। लेकिन यहाँ तो इनको 308 जो 71वां संविधान संशोधन हुआ है उसको ठीक माना। किसने, इस वाले मामले में उन्होंने कहा कि जो 368 के तहत जो कानून बनाया है संसद ने, वो इस 13(2) वाली इस विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। 13(2) वाली परिभाषा अलग है, 368 अलग है। इसका मतलब यहाँ संसद को क्या मिल गई, पावर मिल गई कि संसद के ऊपर अभी किसी कोर्ट का दबाव नहीं है। संसद चाहे वो कानून बना सकता है, कैसे, संविधान में संशोधन करके। संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 368 के तहत होगा, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी कही गई, अगर ये बेसिक चीजों के लिए, अगर संसद ने 368 का प्रयोग करते हुए ऐसा संविधान संशोधन किया जिससे कि संविधान की जो मूलभूत संरचना है, आधारभूत संरचना है, अगर उससे के साथ टकराव हो रहा है, उसके साथ छेड़खानी हो रही है, तो इस पर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। अर्थात जुडिशियल रिव्यू कब हो सकता है, जब क्या हो, आधारभूत संरचना के साथ क्या हो, छेड़ हो। आधारभूत जो संरचना है संविधान की उसके साथ छेड़छाड़ हो, तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। ये बात कही गई। उसके बाद क्या है, 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में वापस से ये बात बोलेगी कि भाई जो आर्टिकल 368 के तहत जो हम जो
कानून बनाएंगे, संसद जो कानून बनाएगा उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। अर्थात सेम बात चली आ रही है, वही बात 1971 में बोली गई है, उसी बात को इस वाले केस में दोहराया गया कि यहाँ भी 368 स्वतंत्र है, संसद चाहे तो 368 का प्रयोग करते हुए कानून बना सकती है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। इस केस में भी यही कहा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। लेकिन अगर आधारभूत संरचना के साथ छेड़छाड़ होती है, किसके द्वारा, इस 368 के द्वारा बने हुए कानून के द्वारा, तो उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें हमने जो आर्टिकल 368 में दो धाराएं जोड़ी, एक 4 नंबर की, एक 5 नंबर की। ये धाराएं क्या कहती हैं, जगह थोड़ी कम है, मैं वैसे बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। ये जो है इसमें ये कहता है 4 में कि संविधान संशोधन को जो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, कि 368 में क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से जो हमने नियम बनाया है उसका JR नहीं हो सकता, JR उसका नहीं होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, और इसका जो 5वां क्लॉज है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि संसद की संवैधानिक शक्ति पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, संसद की संवैधानिक शक्ति पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन बाद में एक और केस आया, उसका नाम है मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। उसमें इन दोनों को, जो हमने आर्टिकल 368 की बात की है, 368 में 4 और 5 जो जोड़े थे, 4 में क्या कहा था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जो 368 के तहत जो कानून बनेगा उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इनको रद्द कर दिया इस वाले केस के बाद में। आप कहोगे कि किसी में रद्द हो रहा है, किसी में क्या हो रहा है, माने क्या, वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में स्थिति ये है कि आर्टिकल 368 के द्वारा बनाया हुआ कानून और आर्टिकल 13(2) में जो लिखा हुआ है ये वाला कानून या विधि, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, वो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर 368 से आप कोई ऐसा कानून बनाते हो जिससे कि मूल अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की क्या होती है, कटौती होती है, मूल अधिकारों के ऊपर हमला होता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कहने का तात्पर्य, आप 368 के तहत संविधान संशोधन कीजिए, आप संविधान संशोधन करके कोई नया नियम बनाइए, लेकिन उससे संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब आपके मन में विचार ये आ रहा होगा कि बार बार एक शब्द का प्रयोग की जा रही है, आधारभूत संरचना क्या है, आधारभूत संरचना क्या है। एक्चुअल में ये आधारभूत संरचना क्या है, इसको हम पढ़ेंगे बाद वाली क्लास में। ठीक है, चलिए।